हेलो बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। तो आज अपन उस चैप्टर को लेके आए हैं जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के बारे में अपन चर्चाएं लेके आए हैं। हमने करंट पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया। वहाँ पर एक नाम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किस बारे में पढ़ा था बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ जुड़ा हुआ नाम आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा। किसकी चर्चा आती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा आती है। यानी जो चैप्टर नया ले आए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि करंट के कारण से मैग्नेट के क्या इफेक्ट आते हैं, मैग्नेट से रिलेटेड क्या रिलेशंस होते हैं हमारे, वो चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि सब क्या रिलेशंस होते हैं मैग्नेट से रिलेटेड। वो चीज़ें अपन करंट के कारण से यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या बातें होती है। पहले छोटी छोटी बातें मैग्नेट की अपन चर्चा करते हैं, बेसिक सी। क्या मैग्नेट के बारे में सबने देखा होगा? सबने देखा चुंबक, चुंबक मैग्नेट, चुंबन नहीं है, अरे चुंबक की बात कर रहा हूं मैं ना, मैग्नेट की बात कर रहा हूं ना। तो मैग्नेट की आपने बात देखी, मान लो दो मैग्नेट लिया आपने, अगर सेम पोल हुए, अपोजिट पोल हुए, तो ऐसे लाए खुपा चिपक जाता है, ऐसे नहीं आया यार। और अगर मैंने कहा कि अपोजिट पोल होते, अपोजिट होते ऐसे चिपकाते, ऐसे ऐसे आता है कि नहीं, चिपकते ही नहीं यार, अरे नहीं आया यार। क्या अपोजिट पोल होंगे तो क्या रिपल्सन होगा? क्या सेम पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा? क्या एक बात बताओ, ये जो दोनों पोल हुए, ये जो दो पोल थे, क्या उनके बीच में कोई ऐसी चीज है जो निकल के बाहर निकल के उसको खींच के ले जा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। या ऐसा कोई तो धक्का लगा रहा है? क्या वो दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। तो वो एक ऐसा फील्ड है हमारा, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा फील्ड है। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। पहली बात तो क्या कहते हैं बेटा जी? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब करंट के कारण से वो क्या चर्चाएं आती है मैग्नेट से रिलेटेड, वो सारी बातों की चर्चा अपन यहां पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बेटा अपन दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक पार्ट आएगा हमारा बायट सावर्ट लॉ, जिसके अंदर अपन लॉ की इस बात की बात करेंगे। दूसरा आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल। दो पार्टों में इस चैप्टर को अपन पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो खास बात क्या क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा फिर से करते हैं। यानी ये वो फील्ड होता है जो अपन को दिखाई नहीं देता है, और किस कारण से होता है वो, वही फील्ड हमारा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बारे में आपने देखा होगा, दो मैग्नेट में एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन वाला जो फोर्स होता है वो होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे इस चैप्टर में, बहुत साइंटिस्टों के नाम आते हैं। बेसिकली हम उतनी खास की बात नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम थे। टेस्ला का आपने नाम सुना होगा, टेस्ला एक इंपॉर्टेंट हमारा साइंटिस्ट था ना। हमने कहा बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में सबसे पहले बारे में जो अपन चर्चाएं करें, कहानी रूप में पढ़ते हैं। हालांकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ और किया था, पर हम कुछ उसी के जैसा रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। नाम था ओरेस्टेड, नाम के साइंटिस्ट की बात करते हैं बेटा। ओरेस्टेड ने क्या किया, ध्यान से सुना। ओरेस्टेड ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया बेटा, एक तार ले लिया। क्या ले लिया? एक तार ले लिया उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया। हालांकि करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है, फिलहाल मैं ऐसे मान के चल रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो करंट बह रहा था, इसमें एक चार्ज को उन्होंने यहां रख दिया बेटा, एक क्यू चार्ज को यहां रखा उन्होंने, इस चार्ज को यहां रख दिया। ओहो, कहानी के रूम पढ़ रहे हम लोग। हमने कहा सबका, इस चार्ज को जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास में रखा तो इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं आया, कोई फोर्स, अरे F बराबर 0। इस चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चार्ज जहां का था वहां का वहां रहा। जैसे ही करंट बह रही है, बहने दो, करंट बढ़ाओ घटाओ, उससे इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन क्या कर लिया बेटा, उन्होंने इसी चार्ज को एक दिन गलती से वेलोसिटी दे दिया। अरे गलती से दे दिया, गलती से उन्होंने एक दिन गलती से क्या दिया बेटा, इस चार्ज को, ओ हो, जब चार्ज को वेलोसिटी दे दिया तो ये चार्ज सीधा ना जाकर कुछ ऐसे चला गया, डिफ्लेक्शन हो गया बेटा पाथ में। अरे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया, यानी अब उसके रास्ते में परिवर्तन आ गया। ओ अचानक, ये तो गजब हो गया साहब। उन्होंने क्या देखा कि साहब जब ये चार्ज रुका हुआ था तब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे इस चार्ज को
कोई वेलोसिटी दे दिया गया, कोई वेलोसिटी दे दिया गया तो इसके पाथ में डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब कोई तो फोर्स लगा, यानी यहां पर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो नहीं है तो कोई तो एक ऐसी चीज है यहां पर जो इस पर लग रही है, उसी चीज को, उसी फील्ड को हमने क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। अब सुने, मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों नाम दिया गया, ध्यान से सुने। उसमें क्या देखा गया कि साहब अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, ध्यान सुनना बिल्कुल, मेरी बात चमकनी चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता तो क्या इस पर भी लगता, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन द रेस्ट चार्ज, क्या रुके हुए पर भी होता, अरे नहीं आया यार, मैंने कहा इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लिख ले बात, बड़ा पॉइंट लगा के लोग, यह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता तो रुके पर भी लगता। अब क्या देखा गया, सब इसको ऐसे वेलोसिटी दिया तब जाके ये डिफ्लेक्ट हुआ, तब हमने कहा कि इसकी वही प्रॉपर्टी होती है, इसकी वही प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी होती है जो किसकी होती है, जो मैग्नेट के कारण होती है, जो मैग्नेट के कारण जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी आपको इसकी, इस फील्ड की देखने को मिली। यही कारण था कि इसको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। ये सब ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट एक तरह से कहलाता है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बोल क्लियर हुई मेरी बात। हालांकि ये बात कही नहीं गई थी, मैंने आपको कहानी के रूप में बताया है। ओरेस्टेड ने बेसिकली किया क्या था, एक वायर लिया था, उस वायर के पास में एक कंपास रखा था, क्या रखा था, मैग्नेटिक नीडल रखा था, कंपास रखा था। उस कंपास से ये सारी कहानी चेक की थी। उन्होंने देखा कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट को बढ़ाया तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट को घटाया तो कम डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये सारी चीज़ें किसने की थी बेटा, ओरेस्टेड ने की थी। तो हम तो बेसिक बातें हमने ये पढ़ी कि साहब ये जो चीज़ था वो क्या कहलाया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आ गया चीज़, क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है, इनविजिबल, अदृश्य होता है। अब सुने, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आना चाहिए कि साहब ये हमारा, ये बड़ा ऐसा खास बात नहीं, ये साइंटिस्ट के नाम है, हमारा टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। एक यूनिट और होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। ये गाउस भी इसका यूनिट होता है। बेसिक सी मैंने अभी बातें बताई आपको कि साहब बी का, इसको बी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। इस 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक चर्चा की थी। बोल क्लियरिटी आ गई इस चीज में बेटा। तो बेटा ये चीज हमने कहा कि सब कुछ इस तरह से हमने चर्चाएं की। अब आता है हमारा छोटी सी बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है उससे पहले आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर कहानी होती है पूरी की पूरी। वेक्टर के अंदर यहाँ जो डायरेक्शंस आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं आएगी। यहाँ क्या आएगी, सारी की सारी जो कहानी आएगी बेटा जी, वो आएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कारण। अरे किस कारण से आएगी, हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। थोड़ा सा वेक्टर तेरे को आना चाहिए यार। वेक्टर मैंने कह दिया कि C बराबर A क्रॉस B। कोई वेक्टर है मेरे पास जिससे हमने कहा C बराबर है, किसके बराबर है, A क्रॉस B के बराबर हमारा C है। इसके लिए आपको चर्चा करनी है। तो बेटा इसका करने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल समझा देता हूं मैं। मान लो ये हमारे पास A वेक्टर है कोई भी, मान लो ये हमारा B वेक्टर है। ढंग से समझना, यही चीज आपको इस चैप्टर में मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने डायरेक्शन ढंग से निकालना सीख लिया तो EMI में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों चैप्टर आपके अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। सुने, अब आपसे बोला गया बेटा A क्रॉस B, A क्रॉस
बी। तो ढंग से सुनना, ए क्रॉस बी के अंदर जो पहले लिखा गया है, कौन लिखा गया है पहले? अलग अलग नियम होते हैं, मैं दोनों नियम बता दूंगा आपको। पहले मैं कहूं कि इसकी जो डायरेक्शन दी जाती है वो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। किससे दी जाती है? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे दी जाती है? कि जो पहले वाला वेक्टर है, पहले कौन लिखा? ए की तरफ अंगुलियां फैलाओ, अंगुलियां फैलाओ, गांव की भाषा में बिल्कुल, अंगुलियां फैलाओ। किसकी तरफ फैलाओ बेटा? ए की तरफ। हमने जो पहले जो वेक्टर लिखा उसकी तरफ अंगुलियां फैलाओ, और दूसरे वाले की तरफ मोड़ दो, और बी की तरफ मोड़ दो। तो अंगूठा किसको बताएगा? तो अंगूठा जो बताएगा वो सी की डायरेक्शन को। गांव की भाषा में रट ले तू यार, गांव की भाषा में याद कर ले इस बात को। पहले वाले कौन सा? राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा हूं। कौन से हाथ की बात कर रहा हूं? अबे दाएं हाथ रामलाल है क्या? बायां मत ले, दायां लेना यार। तो मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल, पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाया। किसकी तरफ फैलाया रे? पहले वाले की तरफ। और किसकी तरफ मोड़ा? डर फैला लिया। ऐसे फैलाऊं, ऐसे देख, ये फैलाया, फैला लिया सर, ऐसे ऐसे फैला लिया मैंने। मोड़ो, मोड़ो बी की तरफ, टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। ऐसे फैलाओ, ऐसे मोड़ो, नहीं चमका। ऐसे फैलाया, ऐसे मोड़ा तो अंगूठा बाहर। इसका मतलब ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन जो सी आया यहां पर, वो सी कैसे आया रे? डॉट आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर। ओ हो, यहां से एक चीज तेरे को समझने में मिली होगी कि सब ये सी आया हमारा। क्या सी इज परपेंडिकुलर टू, अरे उड़ गए तोते भाई साहब, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी। ये तो क्रॉस की कहानी होती ही है कि ए क्रॉस बी करोगे तो जो आपके पास सी आएगा वो सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा साहब। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है सी हमारा। बेसिक सी कहानी आई। और एग्जांपल बता देता हूं बेटा। मान ले ये मेरे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, बताओ सी किधर आएगा? अरे ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी किधर आएगा बताओ तो यार। ए क्रॉस बी निकालना मेरे को, ए क्रॉस बी हर सवाल में। बताओ कैसे लिखूं? अरे ए की तरफ अंगुलियां फैला लूं, क्या बी की तरफ? डर, क्या अंदर आना चाहिए? क्या सी बराबर जो आएगा वो क्रॉस आया। और सुन ले, मैंने कहा साहब ये हमारे पास ए है यार, ये हमारे पास बी है, ये कैसे हैं? ये बी है। बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा? डर डर, क्या बाहर आना चाहिए? नहीं चमका यार। अरे आया कि नहीं आया रे? और सुन ले बेटा, मैंने कहा कि साहब मेरे पास ये तो है हमारा ए और ये है हमारा बी। ए किधर है? इसकी तरफ। अच्छे से समझ ले बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्शन निकालना आएगा ए क्रॉस बी की, तो अगर ये अकेला फंडा भी काम में ले ला पूरे चैप्टर में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सोच, पहले वाले एक तो ए तो इधर है, बी किधर है? अंदर। तो ए क्रॉस बी निकालना है, पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैला लिया, ए की तरफ। किसकी तरफ मोड़ना है? बी। बी किधर है? बी किधर है बोल तो? क्या अंदर है? डर, अंदर मोड़ा, डर डर। अंगूठा किधर? ऊपर। क्या ये डायरेक्शन सी की आई रे? अरे नहीं आया यार। और सुन ले, मान ले ये मेरे पास ए है, ये क्या है? ए। इधर क्या है हमारा? बी। ए क्रॉस बी बता, क्या बताना तेरे को? ए क्रॉस बी। ए किधर है? अंदर। तो पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, किधर फैलाऊं? अंदर की तरफ। मोड़ना किसकी तरफ है? बी की तरफ। ऐसे तो मुड़ेगी नहीं, डर, ऐसे अरेंजमेंट करो हाथों का। ऐसे गया, बी की तरफ मोड़ा तो अंगूठा किधर आया? ओहो, आ गया भाई साहब। क्या ए क्रॉस बी आ गया रे नीचे की तरफ? तो बेटा ये जो निकाल रहे हैं वो ए क्रॉस बी निकाला हमने हर जगह, ए क्रॉस बी निकालना हमने सीखा यहां से। क्या चमकी रे मेरी बात? नहीं आया? और सुन ले, एक दो और करवा देता हूं एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल तेरे को आने चाहिए, अगर ये आएगा तो ही ये पूरा चैप्टर आएगा, अन्यथा दिक्कतें आती रहेगी। ये था हमारा राइट हैंड रूल। और कर लेता हूं एक एग्जाम्पल में। मान लो मैंने कह दिया साहब ये हमारा बी है, ये क्या है हमारा? बी, और ये है ए। बताओ सी किधर आएगा? अरे सी किधर आएगा? ए क्रॉस बी। क्या ए की तरफ अंगुलियां फैला लिया, किसकी तरफ मोड़ना है? बी की तरफ। बी किधर है रे? बाहर की तरफ। डर डर, नहीं आया। क्या डर? ये किधर आया रे हमारा? ये आया हमारा सी।
ये सी वेक्टर नहीं चमका क्या? और देख ले, और देख ले, मैंने कहा साहब हमारे पास ये हमारे पास ए था, ये क्या है हमारा ए वेक्टर, और हमने कहा साहब ये हमारे पास बी वेक्टर है। बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए किधर की तरफ है? बाहर की तरफ, राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड लेना है। ए किधर है? बाहर की तरफ। किसकी तरफ मोड़ना है? बी की तरफ। बी की तरफ मोड़ो, डर डर, तो अंगूठा किधर? ऊपर। क्या सी की डायरेक्शन मिल गई? सब ये बातें हमने कर ली ए क्रॉस बी निकालकर सी निकालने की, जिसमें आप सभी को ये अंदाजा हो गया कि सब हम जब क्रॉस करेंगे तो किस तरह से करते हैं, वो बातें हमने देख लिया। अब हमारा आगे बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के। मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर में हम दो पार्टों में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा हमारा बायट सावर्ट लॉ। कौन सा होगा? बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट, स्पेलिंग देख लेना यार। बायट सावर्ट लॉ की बात करते हैं बेटा। ये क्या करता है देखते जाओ। बायट सावर्ट लॉ में क्या कहा गया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसकी चर्चा अपन करते हैं। ध्यान से सुनना, अभी मैं बेसिक्स बातें जो बता रहा हूं आपको किस तरह से सुनना। इन्होंने क्या कहा था कि साहब कोई करंट कैरिंग वायर ले लिया हमने। क्या ले लिया? एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। हमने कहा साहब हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट बह रही है आई। कितनी करंट बह रही है? आई। ओ हो, इस करंट कैरिंग वायर के कारण से देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले इफेक्ट देखा था कि करंट बहने के कारण से एक चार्ज पर कोई डिफ्लेक्शन, एक ऐसा फील्ड जनरेट हुआ जिसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड नाम दी। किसके कारण से था? करंट के कारण से। तो पूरा चैप्टर किसके कारण से चलेगा? करंट के बहने के कारण चलेगा हमारा। हाँ चमका साहब, बिल्कुल चमका यार। अब हम कहें बेटा कि करंट ऐसे बह रही है बेटा, हमसे कहा गया एक पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट ओ पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण से? इस छोटे से वायर के डीएल टुकड़े के कारण। अरे किस कारण से चाहिए? डीएल टुकड़े के कारण से यहां पर आर पे अपन को क्या चाहिए रे? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अरे क्या चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया था बायट सावर्ट के अनुसार, वो छोटा सा डीबी दिया गया था। इस छोटे से डीएल के कारण से, लो है, लो तो पहले से सत्य होता, लो में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा इस छोटे से डीएल के कारण से इधर क्या होना चाहिए रे? डीबी होना चाहिए। तो डीबी बोला गया कि डीबी इज इक्वल टू, सीधा लिख देता हूं मैं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की पावर 3, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। दिस इज ए बायट सावर्ट लॉ। ओ हो, ये हमारा लॉ होता है जिसको हमने सीधा सीधा कहा। ध्यान से सुनना कि जो डीएल होता है, डीएल इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है, अरे लेंथ को कब से वेक्टर लेने लगे बेटा? लेंथ हमारा एक स्मॉल वेक्टर बोला जिसका डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन जो होगा अलोंग द करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर हमारी करंट बह रही है उधर ही किसका डायरेक्शन होना चाहिए रे? डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। तो डीएल की चर्चा कर ली बेटा अपन ने कि साहब डीएल क्या चीज है? हमारा एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है उस वायर का जिसमें करंट बह रही है, जिसमें करंट बह रही है। और डीएल कैसा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अरे डीएल कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। सब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा इसका यूनिट क्या आया हमारा? टेस्ला, टकला, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चमका ये चीज बेटा। इस चीज को हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे आगे चलकर, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बाद में बातें करेंगे इस बात की जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स कर लेंगे। अभी तक इतना समझो, टकला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा डीबी का वैल्यू। अब सोच डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी वो दी जाएगी डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से। बोल डीएल किधर? बोल डी, तेरे को ओ पे डायरेक्शन निकालनी है। डीएल किधर है? ऊपर की तरफ। फैला लो करंट, करंट ऐसे है यार। क्या डीएल इधर की तरफ आया होगा? क्या डीएल, दिस एंगल इज थीटा। अरे नहीं चमका यार, दिस एंगल इज थीटा। तो डीएल क्रॉस डर, देख डीएल, डीएल
आर की तरफ, पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ो, पहले वाले की तरफ फैलाया, दूसरे की तरफ मोड़ा तो अंगूठा अंदर, तो जो डायरेक्शन आई वो किधर की तरफ आई रे, अंदर की। नहीं चमकाया, बोल आया कि नहीं आया रे। तो सब ये हमने चर्चा कर ली कि सब जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, ये बात भी चमक गई साहब। डीएल क्रॉस आर निकालना, ये अगर इसको और दूसरे रूप में लिखो तो म्यू नोड आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा डीबी का वैल्यू है बेटा। ये क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एलिमेंट, आर पोजीशन वेक्टर होता है उस वायर से। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, ये हो गया। डीएल क्या होता है, आर क्या होता है, डीबी की डायरेक्शन किधर होगी, ये सारी चर्चा मैं करवा चुका। एक नया टर्म आपको दिखाई दिया यहां पर बेटा, आई हमारा करंट होता है, ये हमको लो कहता है। ये क्या कहता है कि सब ये हमारा बाइट सावर्ट लो होता है, लो में आप कोई चेंजेज नहीं कर सकते, लो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में डेराइव रखा जाता है बेटा, लो का कोई डेरिवेशन नहीं होता है। अब सुने, डीबी आ गया, यहां पर जो म्यू नोड एक टर्म लिखा गया उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ एयर। हो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी पढ़ते थे, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, हवा की, एयर की, या फिर कह देते हैं वैक्यूम की अगर बातें करें तो वो हमारा आ जाता है परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 माइनस का 7। यूनिट यहां से लिख बेटा, देख यहां से यूनिट लिख, यहां से आ जा, ये क्या है, टकला, ये मीटर स्क्वायर है, क्या ये मीटर है, मीटर और मीटर से मीटर मिला दिया तो क्या बचा नीचे, मीटर। एम्पियर, क्या एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो यहां मीटर, यहां तो लिख दूंगा टकला मीटर पर एम्पियर। अरे नहीं चमका यार, क्या ये टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर आ गया, ये किसका यूनिट आया अरे, म्यू नोड का। याद करिए म्यू नोड कहां काम में आता था, ये वही बात करने वाला म्यू नोड है जो तूने बचपन में पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड। यहां से आपको कहा जाता था सब ये मैग्नेटिक का एक फैक्टर होता है, मैग्नेटिक का हम फैक्टर से बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फैक्टर होता है। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है। ये जब वैल्यू दोनों मिला के रखते हो तो C बराबर आता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या होता है हमारा, लाइट का वेलोसिटी होता है। बोल चमकी, यहां तक की बात है। तो बेटा ये हमने बायड सावर्ट लॉ की बेसिक सी बातें निकाल ली। क्या यहां से आप डायरेक्शन की चर्चा कर सकते हो? सबसे पहले जो बात बताऊंगा मैं आपको यहां पर, वो सिर्फ पहले डायरेक्शन की बात बताऊंगा। ये डीएल क्रॉस आर, फिर सुन लेना, डीएल क्रॉस आर निकालने का तरीका होता है राइट हैंड लो। पहले वाला जो लिखा है डीएल की तरफ अंगुलियां फैलाओ, आर की तरफ मोड़ दो, तो जो अंगूठा होगा वो किसकी तरफ दिखाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाएगा। यानी दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। अगली कहानी पे चल लेते हैं बेटा। ये बायड सावर्ट लॉ था, कुछ एग्जांपल्स की चर्चा कर लेते हैं जिनमें डायरेक्शन की अपन बातें कर लेंगे। देखो तो क्या कहानी होती है डायरेक्शंस के अंदर, हमारा बहुत सारी डायरेक्शंस की अपन बात कर लेंगे बेटा। देखो 2-3 सवाल करवा देता हूं छोटे बेसिक से। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, एक करंट बह रही है ऐसे किसी वायर में, ऐसे बह रही है बेटा। आपसे बोला गया कि सब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर की तरफ होगा। तो क्या करेंगे बेटा, डीएल क्रॉस आर चाहिए तेरे को, क्या चाहिए, डीएल क्रॉस आर। हालांकि बेटा पाम रूल भी लगाएंगे हम लोग, अभी नहीं लगाएंगे, बाद में सिखाऊंगा पाम रूल, वो भी आसानी है, इसी की तरफ होता है। सबसे पहले क्या डीएल इधर की तरफ है जिधर करंट बह रहा है, सोच के देख, क्या डीएल क्रॉस आर निकालना, तेरे को डायरेक्शन निकालनी है यार, क्या इधर की तरफ है हमारा, डीएल इधर की तरफ है, क्या डीएल ये आर है हमारा, देखो ये आर है हमारा, आर इज द दिस। तो बेटा डीएल ऐसे, डीएल डर नहीं आया,
डीएल की तरफ अंगुलियां फैला लिया, आर की तरफ मोड़ दिया, अंगूठा किधर आया, अंदर। तो यहां पर जो बी का वैल्यू आया वो अंदर की तरफ आया। अगर यहां निकालना होता, सोच के देख, तो डीएल क्या अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते, आर इधर की तरफ हो गया तो अंगूठा बाहर, यहां बी कैसे आता, इधर की तरफ। अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया? अरे आई ये बात समझ में? और सुन, मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल था बेटा, मैंने क्या कहा कि सब एक वायर है इस तरह से, इसमें करंट बह रही है अंदर की तरफ। आपसे यहां से पूछा गया इस पॉइंट पर फील्ड बताओ, करंट कैसे बह रही है, अंदर की तरफ। अरे ये वायर ऐसा है, इसका हम समझ रहे हैं ऐसा है, ये वायर ऐसा, तो करंट बह रही है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में क्या अंगुलियां फैला लिया, किसकी तरफ मोड़ना है, आर की तरफ। देखो डर ऐसे अंदर, क्या नीचे की तरफ आएगा? अरे बी का वैल्यू, अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया? अरे क्या समझ में आ गई? और सुन ले बेटा, मान ले मैंने कहा कि सब यहाँ हमारे पास कोई वायर है, ये करंट बह रही है आई, कैसे बह रही है समझ में आ रहा है? ये वायर कैसा है, ऐसा, क्या बाहर की तरफ आ रही है करंट? आपको पूछा गया कि सब यहां पर बी बताओ, यहां पर, तो क्या करोगे, क्या अंगुलियां बाहर की तरफ रखोगे और किसकी तरफ मोड़ोगे? देखो अंगुलियां बाहर की तरफ रखा मैंने, ऐसे ऐसे मोड़ा, किसकी तरफ, डर टिच क्यों, देख इसकी तरफ, ऐसे बाहर, करंट बाहर जा रही है तो डीएल बाहर, मोड़ना किसकी तरफ है, बी की तरफ। तो हमने कह दिया साहब अगर बी की तरफ मोड़ो, इसकी तरफ मोड़ोगे तो इधर, ये क्या आया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड की कहानी समझ में आ गई रे? और देख ले बेटा, ये वायर करंट बह रहा है आई, यहां बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा होगा? क्या करंट ऐसे बह रही है, मोड़ना किधर है, करंट ऐसे बह रही है, मोड़ना इसकी तरफ है, डर डर, डीएल, डीएल करंट की दिशा में। अरे डीएल कौन होता है, करंट डीएल होता है, समझ ले तू। तो डीएल इधर, मोड़ना किधर, नीचे की तरफ, तो नीचे मोड़ा अंगुलियों को, तो अंगूठा अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन कैसे आई इसकी? तो बेटा ये बी की डायरेक्शन निकालने की हमने चर्चाएं कर ली है कि सब डायरेक्शन कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, क्या हमारा तरीका है डायरेक्शन निकालने का, वो बेसिक सी चर्चा आपको मैंने करवा दी। अगर इतना आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा अब डायरेक्शन निकालने में आपको। अब हेडिंग डालो, हमारे मेन चैप्टर का पोर्शन स्टार्ट होगा। हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। किसके कारण से बेटा? स्ट्रेट वायर के कारण से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अपन चर्चा करेंगे। बड़ा ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया होगा, ध्यान से सुने बिल्कुल, मैं कंपैरिजन कराते हुए पढ़ाऊंगा। याद कर पहले तू कंपैरिजन करिए। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तूने एक वायर लिया था, उस वायर से किसी डिस्टेंस ए पर तूने फील्ड निकाला था। ये एंगल था हमारा θ1 और ये एंगल था θ2। तो तेरे पास दो फील्ड आए थे, एक ई परपेंडिकुलर आया था k लैम्बडा बाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और क्या यही कहानी आई थी? और एक आया था नीचे की तरफ ई पैरेलल विच इज k लैम्बडा बाई ए कोस θ1 माइनस कोस θ2। क्या वहां पर दो फील्ड आए थे तेरे पास? ये था करंट कैरिंग, यहां पर था चार्ज स्टेट वायर के कारण, यहां पढ़ेंगे करंट कैरिंग के कारण से कि सब एक वायर है हमारे पास, ये वायर है, इसमें करंट बह रही है ऊपर की तरफ। कैसे बह रही है बेटा? करंट बह रही है हमारी ऊपर की तरफ। आपसे बोला गया इससे यहां से किसी डिस्टेंस d पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या कह दिया बेटा, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, y पे जाके, यहां से y पे जाके dy का एक एलिमेंट ले लिया बेटा जी मैंने। और क्या ले लिया? dy का एक एलिमेंट ले लिया, इसके कारण से dy ने यहां पर क्या बनाया रे? थीटा। दिस इज द आर वेक्टर। आर वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो हमने कहा कि ये एंगल कितना बन गया रे? क्या 90, अच्छी तरह देख ले बेटा, क्या ये 90 प्लस थीटा बन गया दिस एंगल? चमका सा। इस छोटे से dy टुकड़े के कारण, इस छोटे से dy टुकड़े के कारण, छोटा सा db बता,
देख बेटा, छोटा सा अगर dB लिखेगा तो वो लिखेगा म्यू नोड आई dy क्रॉस आर। आर को आर लिख दूं मैं, आर को ये आर लिख दूं, नहीं चमका यार। dy क्रॉस आर, भाई ये dl क्रॉस आर यहां पर चाहिए, तो देख dy क्रॉस आर और एंगल कितना, ये dy ऊपर की तरफ आर इधर की तरफ, तो ए बी साइन थीटा। अरे याद कर, क्या dl इंटू आर इंटू साइन थीटा होना चाहिए। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड dl। आर और dl के बीच में एंगल कितना, 90 प्लस थीटा। तो यहां से मैं लिख दिया dy साइन 90 प्लस थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया रे, अभी dB के लिए बात कर रहे थे हम लोग, तो r की पावर 3 हो गया। क्या एक r से एक r को भी काट दिया रे, क्या ये समझ में आ गया यहां तक मेरे को। सब मैंने जो था वो छोटा सा dB लिखा, कितना आया मेरा वो dB, छोटा सा dB आया म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई इंटू dy क्रॉस आर साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड dl। क्या dl इधर की तरफ है, dy इधर की तरफ है, और r इधर, एंगल कितना बना रहे, क्या यही एंगल बना इनके बीच में 90 प्लस थीटा। बिल्कुल चमका। डायरेक्शन किधर आई वो पता कर लेते हैं, dl ऊपर की तरफ, आर इधर की तरफ, जो डायरेक्शन किधर आई रे, अंदर। ओहो, क्या सभी टुकड़ों के कारण से, देख इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन अलग अलग साइड में आ रही थी, दो डायरेक्शन मिल रही थी, लेकिन यहां सभी अगर यहां टुकड़ा होता, सोच के देख, डर डर तो कैसे आता अंदर। क्या सभी पूरे के पूरे वायर के कारण से जो डायरेक्शन आएगी dB की, क्या वो क्रॉस ही आनी चाहिए। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं तुम लोगों को। क्या जो डायरेक्शन आई, क्या पूरे वायर के कारण से अंदर आई होगी हमारी। हाँ आया सब, बिल्कुल सब पूरे वायर के कारण से अगर अंदर डायरेक्शन आई, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी टुकड़ों का जोड़ देते हैं, सभी टुकड़ों का डायरेक्शन एक जैसी है, कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब जुड़ने ही है। तो हमने कह दिया साहब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करें। अब सोच के देख, यहां से एक बार मैं थोड़ा सा इसको इंटीग्रेशन बाद में करता हूं, पहले इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं। मैंने कहा dB बराबर म्यू नोड आई इंटू डी वाई, क्या साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। यहां से अगर तुझे दिखाई दे रहा हो तो क्या दिस आर इज द वेरिएबल, नहीं चमका यार, बट ये आर भी बदल रहा है, इस आर को लिख सकता हूं डी अपॉन कोस थीटा। अरे आया क्या, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल को यहां अलग से बना देता हूं बेटा मैंने कहा ये ट्राइंगल है हमारा, ये डी है, ये वाई है, दिस इज थीटा, सो दिस आर इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया हमारा कि साहब डी अपॉन कोस थीटा, इसको लिख देते हैं d इंटू सेक थीटा। क्या लिख सकते हो, क्या r की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो। दूसरा बात सुनना बेटा, इसमें टेन थीटा ले लो, टेन थीटा बराबर y अपॉन डी आया, तो y बराबर कितना आ गया रे, d। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थीटा भी बदलने वाला है, आर भी बदलने वाला है, और डी वाई भी बदलने वाला। देखो डी वाई भी बदलने वाला, आर भी बदलने वाला, और थीटा भी बदलने वाला। तो हमने कह दिया वाई बराबर ही आया। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो बेटा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इधर आया डी वाई इज इक्वल टू, ये डी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या डी वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, लिख के देखो बेटा, म्यू नोड आई डी वाई की जगह पुट करो d इंटू सेक स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई, आर की जगह क्या पुट कर सकते हो, d सेक थीटा, तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो तो काटा पीटी कर दिया मैंने। यहां से तुम्हारे पास dB का जो वैल्यू आया, ये dB का वैल्यू कितना आया देख, म्यू नोड आई कोस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई इंटू डी, सिर्फ इतना ही बचा। अरे यही तो बचाना यार। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा तेरे को। अब थीटा का लिमिट कहां से कहां तक सोचना,
मैंने कहा क्या एक थीटा का लिमिट, तो ये थीटा 1 है। इससे नीचे वाला जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, थीटा 1। इससे ऊपर वाला भी तो बना रहा है ना, ये एंगल देखो यहाँ से, ये कितना बना रहा है, इसको नाम दे दिया थीटा 2। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। तो साहब हमने कह दिया कि dB या B नेट की बात करूं तो वो आएगा म्यू नोड आई अपॉन 4πd कोस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट लगा दी -θ1 से। ये माइनस क्यों लिया रे, ध्यान से देखेगा तो नीचे वाले एंगल को मैंने माइनस लिया है और ऊपर वाले को, इससे नीचे माइनस ले लिया। अब सवाल में तुझे माइनस लेने की कोई जरूरी, सवाल में आप सीधा प्लस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b बराबर म्यू नोड आई अपॉन 4, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या साइन थीटा होता है रे। साइन थीटा का अगर लिमिट रखोगे, साइन थीटा में लिमिट रखोगे θ2 माइनस θ1, तो आएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस इज द फाइनल b। ये आपको फॉर्मूला रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए। किसका वैल्यू आया, बी का। क्या किसी करंट कैरिंग वायर के कारण से तुमने बी निकालना सीख लिया रे, अरे नहीं आया यार, चमक गई इतनी बातें, हाँ चमका साहब। तो बी निकालने का तरीका म्यू नोड आई बाई 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। नीट वालों के लिए यहाँ पहुँच जाए तुम लोग, बाकी जेई वाले को सारी बातें पता रहनी चाहिए कि कैसे क्या कहानियाँ हो रही है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था और यही मैग्नेटिज्म में पढ़ा है। अब बेटा इसकी कुछ केसेस है हमारे पास, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस कैसे सोल्व करते हैं उन पे चल लेते हैं हम लोग। देखो क्या कहानियां है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है माना कि। तो देखो बेटा हमने कहा कि सब हमारे पास जो बी आया वो बी आया म्यू नोड आई अपॉन 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये तो हमारा बेसिक एक फॉर्मूला आ गया। पहला मैंने कहा केस नंबर फर्स्ट की बात कर लो। और किसकी बात कर ले बेटा जी, केस नंबर फर्स्ट की बात करें। फर्स्ट केस में देख क्या होगा, मैंने कहा कि यदि वायर इज इंफिनिटी लॉन्ग, कितना लंबा है वायर, अनंत लंबाई का तार है। अगर तार कैसा है, अनंत लंबाई का, तो सोच के देख क्या ये वायर नीचे तक जाएगा, क्या ये वायर ऊपर तक जाएगा। इसमें करंट बह रही है आई, ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारा डी, यही था। तेरे को इस फॉर्मूले में केस रखना है, करंट तो करंट बह रहा डी डी है हमारा, यानी θ1 θ2 को चेक करना। तो सोच के देख यहाँ से कि बेटा इसका एंड कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। ये वायर कहाँ मिलेगा इससे, अरे इन्फिनिटी पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या ये 90 बनाएगा यहाँ पर, क्या ऐसे ही ऊपर वाला भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो क्या दिस इज ऑल्सो 90। क्या सर θ1 बराबर θ2 बराबर 90 आया, तो b बराबर, यहाँ पर b तो अंदर की तरफ ही आएगा, आएगा कितना म्यू नोड आई साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया 2 हो गया। 2 से 2 को मार डाला, 2π इंटू डी। दिस इज बी आया हमारा। किसी अनंत लंबाई के वायर के कारण से ये एप्लीकेशन आपको बहुत बार मिलेगा। और सुन, ये पहला केस था। केस नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा। केस नंबर 2 है कि सब सेमी इनफाइनाइट है, आधा अनंत है। कैसा है रे, आधा इन्फिनिटी है। उस पे अपन चल लेते हैं साहब। आधा इन्फिनिटी है, उसके लिए अगर अपन बात करें, किसके लिए बात करें, आधा इन्फिनिटी के लिए। तो सोच बेटा, मैंने कहा ये जा रहा है, कहाँ से आया, इन्फिनिटी से आया, यहाँ तक है, और यहाँ से किसी डिस्टेंस डी पर तुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। करंट कितना बह रहा है आई। तू पहले बता, यहाँ पर तेरे को बी चाहिए, तो क्या ये मिलेगा कहाँ पर रे, अरे भाई इस एंड को यहाँ से मिलाना, तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। अगर इन्फिनिटी मिलेगा तो दिस थीटा बिकम्स 90। बट क्या नीचे तो है ही नहीं, अरे नीचे होता तो कुछ ऐसे बनता, मत करो नीचे वाले को ऊपर ले आओ, ऊपर ले यहाँ के खत्म हो जाए। θ1 कितना हो गया,
जीरो। तो थीटा 1 बराबर 0, थीटा 2 बराबर 90। तो बी बराबर कितना आया रे? बी बराबर आया म्यू नोड आई। साइन 91 हो गया, साइन 0 नहीं चमका यार, तो मैं लिख दूं म्यू नोड अपॉन 4 पाई डी। ये भी कैसा आएगा हमारा? अंदर की तरफ। बोल चमक गई बात है, सब आया बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमको। सब ये हमने कंडीशंस के अनुसार हमने सवाल को सोल्व किया यहाँ पर कि सब कैसे कैसे आप कंडीशंस लगा सकते हो, वो चीज़ें आपने यहाँ से अच्छे से देख ली। आगे ये बात समझ में। अब सुने, आगे की बात सुनते हैं बेटा, क्या बातें हैं। अब इसे कुछ न्यूमेरिकल, अब आता है एक नाम आता है बेटा पाम रूल का। अब बता देता हूँ मैं पाम रूल क्या होता है। हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल कहते हैं इसे, राइट हैंड पाम रूल की बातें करते हैं। इसको कहते कैसे करते हैं मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ जो सिखाता हूँ वो एक ही चीज़ सिखाता हूँ जो आपको मैं पहले सिखा दिया। पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ो, तो तीसरा किसको बताएगा? अंगूठे को बताएगा। उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारा पाम रूल क्या कहता है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक वायर है, सोचो ये एक वायर है, ऐसे करंट बह रही है आई। आपसे बोला कि यहाँ फील्ड चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? फील्ड। ये पाम रूल, ये पाम रूल क्या कि सब ये देखना, आपने क्या कहा कि सब करंट को उस ऐसे पकड़ लो, उस वायर को ऐसे पकड़ लो कि वो अंगूठे को बता रहा हो। ये करंट किसको बता रहा है? अंगूठे को। अपनी अंगुलियां स्ट्रेच फैला लो, किसकी तरफ? उसकी तरफ जहां आपको बी चाहिए। ये 5 अंदर आ गया बी हमारा। कैसे आया रे? अंदर। और सोच ले, जैसे मान लो ये वायर है हमारा बेटा, आपको चाहिए यहां पर, तो क्या करोगे? अंगूठा किधर लेना है? अंदर की तरफ, ऐसे अंगूठा अंदर। करंट किधर बह रही है? अंदर। करंट की दिशा में अंगूठा, अंगुलियों फैला लो जहां आर है। आर इधर है तो बी किधर? नीचे। ये लो, ये आ गया हमारा बी का डायरेक्शन। क्या समझ में आया पाम रूल क्या कहता है? ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे मैं इसमें कह दूं बेटा ये करंट बह रही है ऐसे, आपको बोला कि यहां बताओ, तो क्या करोगे? करंट बी अंदर चमका रे, ये टिचको ऐसे चमके, ये करंट ड्र ऐसे, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आ गया। तो सब हम उसको निकाल सकते हैं इस पाम रूल से भी। अब हमारा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल बेटा जो करवा रहा हूं वो खास तौर से नीट लेवल में कम आते इस तरह का बताऊंगा, उसके लिए सीधा न्यूमेरिकल भी। मैंने कहा ये करंट बह रही है बेटा और ये वायर जा रहा है इनफाइनाइट पे। कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट पे। आपसे बोला गया इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमारा कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है ए पे, ये एंगल बना रहा है 37। इस पॉइंट ओ पे आपको फील्ड निकालना है। क्या निकालना बेटा जी? यहां पर फील्ड निकालना है कि सब यहां से 37 डिग्री के एंगल पे हमारे पास एक पॉइंट है। ये वायर ऐसे जा रहा है, यहां से चालू हुआ वायर यहां इंफिनिटी पे जा रहा है। आपको क्या चाहिए? इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे रे? सोच के देख बेटा, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को B बराबर, ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, B बराबर म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये बात ही चाहिए अपन को। तो भाई B बराबर यही चाहिए अपन को। हाँ, सब यही चाहिए अपन को। डायरेक्शन की मैं चर्चा बाद में कर लूंगा। तो मैंने कहा ये D कौन सा डिस्टेंस होता है? क्या इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था? याद कर, बिल्कुल लिया था साहब। तो याद कर, इसको अगर तू पीछे खिसकाए, क्या दिस डिस्टेंस इज द डी? क्या ये डी होगा? नहीं आया यार। ये एंगल कितना? 53। क्या दिस इज 37? चेक कर ले, ये 37, ये 90, तो ये 53, ये 53 तो ये 37। उड़ गए तोते भाई साहब। तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या डी बराबर, देख क्या लिख रहा हूं, डी बराबर a cos 37 लिख दूं? नहीं आया यार। ये तो मेरा डी का वैल्यू आ गया। अब बात आई थीटा 1 और थीटा 2 की बेटा जी। थीटा 1 और थीटा 2 की बातें करें, डी का वैल्यू आ गया। थीटा 1 कहां से एंगल था? क्या इस भाई थीटा 1 थीटा 2 थे, जिस पॉइंट पर आपको बी निकालना है उस पॉइंट से उस तार के एंड को मिलाने वाले एंड से बनने वाला एंगल था। तो यहां से देख, यहां से इसको मिलाएंगे तो कितना एंगल बनेगा?
90 बनेगा इसके साथ। तो अरे जहां इन्फिनिटी हो जाएगा वहां एंगल कितना बनेगा 90। तो θ2 तो कितना आ गया, अरे इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब θ1 की बात सुन, θ1 यहां से देखना एंगल, इस एंड का, ये ए था, इस एंड का देखना है। इस एंड का देखोगे तो परपेंडिकुलर से एंगल देखा करते थे, नीचे का एंगल या तो आप यहां से चलकर यहां तक पहुंचोगे, या तो θ1 का वैल्यू लिखोगे माइनस का 360 माइनस 37, ठीक है। या तो ये एंगल लिखोगे, या कह दूं कि आपने नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को कैसा लेना पड़ेगा, अब ये नेगेटिव लेना पड़ेगा 37। या तो ये लिख दो या ये लिख दो, सॉरी ये तो प्लस आएगा, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो, वैल्यू एक ही आएगी। तो बेटा आंसर लिख रहा हूं मैं, इसके लिए आंसर लिखा b बराबर म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई इंटू डी की जगह क्या लिखूंगा cos 37। cos 37 का वैल्यू होता 4/5 इंटू साइन 37 माइनस का 37, तो माइनस का 3/5 प्लस 1। ये हमारा आंसर किसका आ गया, रे ये हमने b निकालना सीख लिया। ये क्या निकालना सीख लिया हमने, b निकालना सीख लिया कि बेटा b का वैल्यू तुम ऐसे ऐसे लिख सकते हो। तुम्हारे लिए एक सवाल लिख देता हूं, ये सवाल ले लो, ये a है बेटा, ये b है। आपसे कहा गया एक पॉइंट यहां पर है हमारा, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो आपका a है, ये a है आपका, ठीक। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से वो 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। और क्या बोला गया, और बोला गया ये B से बनने वाला जो एंगल था यहाँ पर, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 और ये वाला भी कितना 30। आपसे क्या पूछा गया, इस पे B निकालना मैग्नेटिक फील्ड। क्या करें, सोल्व करें, देखते हैं बेटा। तो B बराबर म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई डी, डी तो यही डिस्टेंस होगा यार, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये ए है, तो ये क्या a cos 30 लिख दूं, a cos 30 साइन θ1 कौन सा एंगल, जो नीचे बनने वाला था, नीचे तो बन ही नहीं रहा, अरे भाई एक एंड से बनने वाला एंगल था ना, यहां बन रहा है वो तो नीचे θ1 तो अपने नीचे लिया था। डेरिवेशन देखना, θ1 कहां लिया था, नीचे, ये जेई मेन के सवालों में खूब आते हैं बेटा। θ1 कहां लिया था, नीचे, तो नीचे की तरफ है नहीं तो ऊपर, तो माइनस का 30 लिख दो, माइनस का 30 प्लस साइन θ2 यहां से लेना है हॉरिजॉन्टल से, अरे एंगल दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल से लेना है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, तो साइन 60। ये हमारा आंसर आ गया इसके लिए। तो बेटा ये हमने सॉल्यूशन करके देख लिया सब कैसे कैसे हम इसके लिए b का वैल्यू निकाल सकते हैं इन सवालों में, और ऐसे कितने भी सवाल हो सकते हैं, अनंत सवाल पूछ सकता है बेटा हमसे। अब अपन बात करते हैं कुछ स्क्वायर, कुछ ट्राइंगल, इनसे रिलेटेड सवालों की चर्चा करते हैं। देखते जाओ तो कैसे सवाल करने हैं आपको। ये बेसिक एक वायर का सवाल था हमारा। अब अपन एक, जैसे मैं एक स्क्वायर ले लेता हूं, पहले कैसा ले लेता हूं, एक बेटा स्क्वायर ले लेता हूं। सोचो स्क्वायर, मैंने कहा सब मेरे पास ये हमारा एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए साइड है, इसमें ऐसे करंट बह रहा है I पूरे में, इसके सेंटर पे आपको फील्ड निकालना है। सेंटर पे क्या निकालना बेटा जी, फील्ड निकालना है। कितना फील्ड आएगा वो चेक करना आपको। तो कैसे करें, सोच के देखना कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल बातें करेंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं करेंगे। अब तू एक बात बता, मैं इसको नाम देता हूं ABCD, मैंने ABCD इसको नाम दे दिया। तो मैंने क्या कहा यहां पर, एक पहले सबको भूल जा, इस AB की चर्चा कर, क्या करंट ऐसे बह रही है, इसको सबको भूल जा। इस वायर AB के कारण से यहां फील्ड किधर आएगा वो पता कर ले। तो करंट ऐसे चल रही है बेटा, तो करंट की दिशा में अंगुलियां फैला लिया, याद कर DL क्रॉस R, अंगुलियां फैला लिया। क्या मोड़ना इसकी तरफ है जहां B निकालना है, यहां पर B निकालना तो इसकी तरफ मोड़ा, अंगुलियां फैला लिया, B की तरफ मोड़ दिया, अंगूठा किधर आया अंदर। क्या इसके कारण से B अंदर की तरफ आएगा, उड़ गए तोते। इसके कारण से चेक कर ले, इसके कारण से भी क्या करंट ऐसे बह रही है, मोड़ना किसकी तरफ है, इसकी तरफ, तो क्या इसके कारण से भी B अंदर आएगा।
इसके कारण से भी अंदर आएगा, इसके कारण से भी अंदर आएगा। क्या चारों के कारण से, चारों तार के कारण से, वायर के कारण से बी किधर आएगा रे? अंदर की तरफ आएगा। क्या ये बता, क्या सिमेट्रिक जैसा है सारा काम? अगर एक वायर का निकाल लूं तो चारों का बराबर होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा कि सबकी डायरेक्शन कैसी है? ओहो हो, एक जैसी है। डायरेक्शन सबकी कैसी है? एक जैसी। तो सब मैंने कहा एक वायर का निकाल लेते हैं। मास्टर ने कह दिया साहब ये आई, यहाँ ये डिस्टेंस कितना बताओ तो? क्या ये a/2 चमका ही नहीं यार? ये कितना होगा बेटा जी? क्या ये 45 होगा? क्या ये भी नहीं चमका यार? ये 45 क्यों होगा? समझ में आया भाई? ये सेंटर से अगर आप ए बनाओगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कितना? ये टोटल ए था, ये कितना हो गया? a/2। ये एंगल कितना होगा? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। ये भी कितना होगा? 45। तो सब हमने कह दिया कि जो B आएगा एक के कारण से वो आएगा म्यू नोड I/4πD। D की जगह लिख दूंगा a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। क्या ये तो एक तार के कारण से आएगा? क्या चारों के कारण से अगर लिखना चाहूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा रे? अरे नहीं आया यार। क्या ये B नेट आएगा और किसकी तरफ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। आया कि नहीं आया रे? चमक गई इतनी बात। अब सुन, वैल्यू रख दे। ये 4 से 4 कट गया, इस 2 को ऊपर ले गया तो 2 म्यू नोड I/π इंटू ए। साइन 45 कितना होता है? 2 साइन 45। साइन 45 1/√2 तो 2/√2 तो √2 आ गया। तो आंसर लिख दिया √2। तो आंसर आया 2√2 म्यू नोड I/π इंटू ए। दिस इज द बी नेट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तुम्हारे लिए सवाल लिख देता हूं बेटा मैं, सोल्व कर लेना। ट्राइंगल का, किसका लिख रहा हूं? ट्राइंगल का। ये लो, ट्राइंगल का सवाल कहा। ये करंट बह रही है आई, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। साइड कितना है इसका? ए। आपसे बोला गया इसके सेंटर पे बताओ फील्ड कितना होगा। तो देख, इसके कारण से अंदर आएगा, क्या इसके कारण से भी अंदर, इसके कारण से भी अंदर। क्या एक का निकाल लूंगा तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 गुणा एक वायर का फील्ड, एक वायर का फील्ड। अब सुन, तो बी नेट आ जाएगा 3 इंटू म्यू नोड I/4π इंटू, क्या ये डिस्टेंस चाहिए तेरे को? ये डिस्टेंस चाहिए ना यार। सोच ये कितना होता है हमारा। ऐसा नहीं करे तो ऐसा कर ले, ये सेंटर था, ये चाहिए तेरे को। अरे ये कितना होता है हमारा? ये पूरा पूरा जानते हो? अरे पूरा कितना होता है? पूरा होता है √3/2a। दिस इज द टोटल। यहां से ये सेंटर कहां पे होता है? h/3 पे। कहां पर होता है? यानी दिस इज द h, तो h/3 पे होता है। तो हमने कह दिया कि साहब ये आएगा a/2√3। दिस इज a/2√3। तो लिख दो a/2√3। ये आ गया हमारा d का वैल्यू इंटू साइन। ये एंगल देखो बेटा, ये एंगल कितना है? 30। क्या ये 60 होना चाहिए? तो लिख दूंगा 2 साइन 60। सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा b का वैल्यू आएगा। चमक गई क्या बात बेटा? और सुन लेते हैं। वेराइटी ऑफ सवाल करा रहा हूं अलग अलग तरीके से। सोचते रहे, तू करते जा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सवाल किया हमने, एक सवाल ये कर ले। क्या किया बेटा? कि सब एक हमारे पास वायर था, वो वायर ऐसे कहीं आ रहा है। कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से। और वापस जा रहा है, कहां पे जा रहा है? इनफाइनाइट पे। करंट आ रही है आई और आई आ रही है साहब, बिल्कुल चमका। आपसे क्या कहा गया? इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस d पर एक पॉइंट है। ये एंगल है α/2 और ये एंगल है α/2। यहां O पॉइंट पे B निकालना है। चेक करते हैं O पॉइंट पे क्या निकालना है? B। इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी पे चला गया। तो सोच के देख, तेरे को यहां चाहिए, करंट ऐसे जा रही है,
आर की तरफ मोड़ दे तो बी किधर आएगा, अंदर। इसके कारण से अंदर आया, अगर इसके कारण से देखेगा तो भी अंदर आएगा। क्या एक का निकाल लूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, काम हो जाएगा। तो लिख देता हूँ 2 गुणा एक वायर का फील्ड, एक वायर का फील्ड, ये काम चमका बिल्कुल। अब सुन बेटा, तेरे को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, ये कितना है d, क्या दिस इज d बाई, देखो देखो d इंटू ये d, ये क्या d कोस अल्फा बाई 2 रे। दिस डिस्टेंस चाहिए आपको, तो 2 इंटू म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई d इंटू कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा 1। बता क्या एक एंगल तो 90 बन जाएगा, साइन 90 प्लस दूसरा सुनना, ये अल्फा बाई 2 है तो ये एंगल कितना बनेगा, क्या 90 माइनस अल्फा बाई 2 बनेगा। चेक कर ले कितना बनेगा ये। अगर तेरे को आया टोटल 180 होता है, 180 में से 90 गया तो 90 बच गया, माइनस अल्फा बाई 2 तो अल्फा बाई 2, तो लिख दिया साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो ये बन गया हमारा, ये 4 से 4 कट गया, म्यू नोड आई अपॉन पाई डी, और सॉरी, अरे ये 2 कैसे गलती से काट दिया मैंने, ये नहीं कटेगा अभी, ये 2 ही कटेगा, यहाँ 2 बच जाएगा। म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी इंटू कोस अल्फा बाई 2, यहाँ बचेगा 1, देखो साइन 90 माइनस कोस प्लस कोस अल्फा बाई 2, ये ले, ये तेरे पास b का वैल्यू आ गया इस सवाल के लिए। तो बेटा ऐसा सवाल होता है जो अपन सोल्व कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल देखो, अभी जो कर रहे थे उसमें रेगुलर करंट कर रहे थे कि करंट गोल गोल घूम रही थी, अभी सवालों में यही था। अब सवालों में कह रहे हैं कि सर्कल में करंट आएगी और बाहर जाएगी, करंट आएगी और बाहर जाएगी। उन सवालों से कैसे सोल्व करेंगे, उन पे भी आ जाते हैं। देखो सुनते जाना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये सवाल है एक, ये हमारा कोई स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। हमने कहा बेटा इसमें करंट, इसमें ऐसे करंट आई हमारी, ऐसे करंट आई और ऐसे निकल गई, ऐसे निकाल दो चाहे, ये हमारा ओ है। ये डैश डैश करने का मतलब क्या हुआ बेटा, डैश डैश करने का मतलब है कि जो वायर है इसमें जो करंट आई और इस वायर में जो करंट गया, वो वायर कहाँ से, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस कहाँ है, इस ओ से पास हो रही है। यानी इस वाले के कारण से बी कितना आ जाएगा, ओ पे 0, इसके कारण से यहाँ पर भी कितना आएगा, 0। अब बात आई, ये जो करंट आई बेटा, ये जो वायर है वो हमारे एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म वायर है। तो ध्यान से सुनना, होगा क्या बेसिक लेवल, अब आपको कुछ भी पता नहीं है। तुम ये बताओ, इसके कारण से बी, इसके कारण से बी, इसके कारण से बी, इसके कारण से बी, सबसे बी निकालना अपन को। तो ये बता इसमें करंट कितनी जाएगी, ये सोच के देख कि ये एक लूप बन गया हमारा। क्या बन गया रे, एक लूप बन गया। क्या इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इस वाले रास्ते का कितना हो जाएगा, 3R। नहीं चमका। मैं ये कह दूं कि इसमें जो करंट जाएगी वो 3I/4 जाएगी, और इसमें जो करंट जाएगी वो ये I1 ये I2, इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी हमारी I/4। क्यों, क्योंकि यार रेजिस्टेंस 3:1 है, तो करंट कैसे जाएगी 1:3। 4 पार्ट करेंगे जिसमें से एक पार्ट इसमें जाएगा और 3 पार्ट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखा दिया। मैंने कहा ये हमारे, थोड़ा समझना यार, ये 3R है और ये हमारा R है। करंट कितना आया I, तो इसमें कितना जाएगा I/4, इसमें कितना जाएगा 3I/4। चमक गई ये बात, हाँ चमका सा बिल्कुल। हमको OP चाहिए, तो सोच कर देख, पहले इस वायर से देख, इस वायर से देख, करंट ऐसे जा रही है, यहाँ बी निकालना कैसे आएगा, अंदर। इस वाले वायर, इस वाले वायर और इस वाले वायर से क्या तीनों से बी का वैल्यू सेम आएगा, और क्या डायरेक्शन भी अंदर आएगी। चमक गया साहब। नाम दे दो ABCD। तो मैंने लिखा ड्यू टू AB, B
ए बी के कारण से, बी सी के कारण से और सी डी के कारण से सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। कहाँ पर? एट ओ पी। और किधर आ रहा है बेटा जी? ये समझो यार, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बातें। मैंने कहा सेम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है। अब मैं कह दूं आएगा कितना? एक के कारण से जो लिखूंगा म्यू नोड, अभी निकालना सिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने, म्यू नोड आई 4 पाई ए बाई 2 साइन 45 साइन 45, तो साइन 45 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये किसके कारण से? ए बी, बी सी और सी डी के कारण से। क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 3 है, और कैसे आएगा? अंदर की तरफ। ये 2 साइन 45, तो 2 बाई रूट 2, तो ऊपर बचेगा रूट 2, तो ऊपर आएगा, इस 2 से 2 को काट दो रे, तो ऊपर रूट 2 नीचे 2, तो आ जाएगा नीचे रूट 2, तो आंसर आएगा B1 नाम दे दिया इसको, 3 बाई रूट 2 म्यू नोड आई अपॉन पाई ए। ये आया B1। किधर आएगा रे? अंदर की तरफ। अब सुन, इसके कारण से कितना आएगा? क्या इस करंट ऐसे बह रही है, देख ऐसे बह रही है, मोड़ना इधर है, तो बी किधर आएगा? इस कारण से बाहर। ड्यू टू लिख देता हूं, यहां कर देता हूं बेटा जी। मैंने कहा बी ड्यू टू एडी, एडी वायर के कारण से जो बी आएगा वो डॉट आएगा। वो कैसा आएगा? डॉट आएगा। देख इन तीनों को रेगुलर है, तीनों को एक जैसा आएगा। ये हमारा तो कुछ उल्टा आ गया, तो अलग आएगा। तो कितना आएगा लिख देते हैं। और यार गड़बड़ कर दिया मैंने क्या गड़बड़ किया बेटा? ये जो आई था ना, ये आई कितना है? I1 है। ये कितना है? I1 है ये चीज। तो I1 का वैल्यू तो लिखा ही नहीं है आपने। I1 का वैल्यू भी लिखो बेटा एक बार। तो I1 का वैल्यू आएगा I/4, तो हमने लिख दिया 3/4 रूट 2 म्यू नोड आई अपॉन पाई ए। ये हमारा सही आंसर आया। अब इसके लिए लिखेंगे म्यू नोड आई कितना लिखेंगे? 3I/4 अपॉन 4 पाई इंटू डी का वैल्यू A/2। यही साइन 45 तो साइन 245, तो रूट 2 ऊपर बचेगा। इस 2 से 2 को काट दोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा बेटा, यहाँ 2 बच जाएगा। उस 2 को इस 2 से काटोगे तो यहाँ रूट 2 बच जाएगा। तो नीचे ये 4 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया? 4। क्या ये वैल्यू आया? ये वैल्यू किधर की तरफ आएगा? क्या बता, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। नेट बी कितना हो गया रे? बी नेट कितना हो गया? 0। अगर क्लोज्ड लूप में करंट आ रही है और क्लोज्ड लूप में करंट जा रही है तो हमेशा बी का वैल्यू क्या होगा? 0। और सुन लेना, ये सवाल ऐसा किया मैंने, इस सवाल को मैं कुछ और भी कर सकता था। कैसे कर सकता था? ध्यान से सुन लेना एक बार। सुने बेटा, इसके सवाल मैं कह रहा हूं अनंत सवाल बनाए जा सकते हैं। चाहे जितने सवाल लिख लो, चाहे जितने सवाल सोल्व कर लो, बहुत सवाल कर सकते हैं इसके लिए, चाहे जितने सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब सुन बेटा, जैसे मान ले तुझे यही कराया था मैंने, मास्टर तुझे ये बोल दे कि सब ये वायर ऐसे आ रहा है, ये ओ था हमारा, करंट आया आई, तो ऐसे बहेगा करंट, ये ओ से पास होता हुआ ऐसे निकल गया। बताओ अब कितना आएगा ओ पे हमारा? इस वायर और इस वायर से तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि दीज टू वायर्स, दिस वायर और दिस वायर इज पासिंग थ्रू द ओ, अगर उसी एक्सिस से पास हो रहे हैं तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। इनके कारण से तो हमारा 0 आना ही है। अगर ये पार्ट नहीं है तो ऐसे करंट जा रही है और ऐसे जा रही है तो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और सुन ले बेटा, अगर मैं इस सवाल को ऐसा लिख देता, इस सवाल को, सोच ऐसे करंट आया अनंत से, ऐसे करंट गया इन्फिनिटी पे। अब बताओ बेटा, तो सुनना, ये जो क्लोज्ड बना रहे हैं उनके कारण से तो क्या हो जाएगा? 0। अब सोच, इसका 0 हो, इसका, इन चारों का तो 0 हो गया, इनका तो काम खत्म कर देते हैं। ये लो, अब निकालना है बेटा इसका। देखो
एक पॉइंट यहाँ मिला रहा है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे। ये कितना है a/2। ये एंगल कितना बन रहा है 45। दूसरा है तो इसके कारण से लिख रहा हूँ म्यू नोड I/4 पाई a/2। इस छोटे से टुकड़े से, अरे वायर तो पूरा ही था हमारा, वायर तो कैसा है हमारा पूरा, लेकिन इस वाले इन ए बी सी डी, तो बेटा ए बी सी डी बराबर ए डी सी बराबर है, लिख देता हूं बी ऑफ ए बी सी बराबर ऑफ बी माइनस का बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डी सी। इसके कारण से जितना मैग्नेटिक फील्ड आया उतना ही इसके कारण से आया, बट एक का अंदर आया और एक का, तो इनके कारण से, इन दोनों के कारण से नेट कितना हो गया 0। तो इसके कारण से बचेगा और इसके कारण से, तो इस वाले वायर का निकाल रहा हूं मैं, इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया बेटा जी, इनको रफ कर दिया तभी मैंने। तो मैंने क्या कहा, इसका निकाल लो। यहां पर कैसा आएगा देख, करंट ऐसे बह रही है, ऐसे क्या बी अंदर की तरफ आएगा, म्यू नोड आई तो आई आ रहा है इसमें, तो यहां तक ही तो है ये वायर, बाद में तो ये वायर बन गए, बाकी तो ये यहीं तक है ये वायर बेटा। तो बोले ये एंगल 45 बनेगा, दिस इज a/2, दिस इज a/2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया a/2 साइन 45, वो भी कैसा माइनस का। क्यों देख, अरे भाई ये वायर के इधर बनना चाहिए था एंगल, ये इधर बन रहा है, तो माइनस का 45 प्लस साइन 90। यार इसके कारण से आया, इसके कारण से देख करंट ऐसे बह रही है और बी किधर आएगा बाहर, नहीं चमका यार, करंट ऐसे बह रही है, बी किधर आएगा देखो बाहर, इसके कारण से कैसा आया अंदर। क्या इसका जितना आया उतना ही इसका आएगा, तो सेंटर पे बी बराबर कितना होगा, अब बी। उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं आया यार, बोल क्लियर हुआ मेरा। ऐसे बेटा कोई भी सवाल ले लो, ऐसे सभी सवालों में आपका आंसर आ सकता है, आप सोल्व कर सकते हैं सवाल को, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों में। तो ये हमने एक चर्चा कर ली इन सवालों की। एक सवाल और कर ले आप, ये सवाल कि साहब एक हमारे पास इस तरह से एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है बेटा जी, इसमें करंट बह रही है I, इसमें करंट बह रही है 3I। एक में हमने कह दिया करंट बह रही है I और दूसरे में बोल दिया 3I। इसको भी I मान लो, एक काम करो I मान लो, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर और ये डिस्टेंस भी कितना है 4 मीटर। आपसे कहा गया इसके सेंटर से 3 मीटर ऊपर एक पॉइंट है O। ये समझ में आ रहा है ये वायर कैसे कैसे है बेटा, ये वायर है ऐसे, चमक रहा है, चमक रहा है, ये वायर है ऐसे क्रॉस अंदर जाने वाले, तो इनके कारण से यहां B निकालना है। तो इस वाले करंट ऐसे जा रही है, मोड़ना इधर है तो कैसे जाएगा इधर की तरफ, यानी B आएगा कहीं इधर की तरफ, कहीं इधर आएगा, नहीं पता कितना आएगा। ये एंगल कितना बनेगा यहां से 90 डिग्री। बताओ ये एंगल कितना है हमारा, क्या 37 है क्या, ये एंगल कितना हमारा 53, तो ये कितना आ जाएगा, क्या 37 ही आएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट बना दिया, यहाँ से एक हमारा B आएगा, वो आएगा 37 एंगल पे, यहाँ से 37 पे कितना आएगा म्यू नोड I/2 पाई इंटू डी। डी कितना लिखूंगा, ये 4 है ये 3 है, तो डिस्टेंस तो ये लिखेंगे 5 मीटर, तो डी की जगह क्या लिख दूंगा 5। यह आया। अब इसके कारण से देखो बेटा, इसके कारण से आएगा वो इधर से 37 पे आएगा, इधर आएगा वो 37 पे, क्या जितना ये B आएगा उतना ही ये B आएगा, क्या नेट नीचे की तरफ बचेगा 2B cos 37, तो आंसर लिख देंगे 2 इंटू म्यू नोड I/2 पाई इंटू 5, 2 म्यू नोड B का वैल्यू रख दिया इंटू cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ये हमारा B नेट आया, और किधर की तरफ आया रे नीचे की तरफ, और किसकी तरफ आया नीचे की तरफ। तो सब ये सवाल कर लिया हमने, और भी सवाल हो सकता है बेटा। ये लो, यहाँ करंट ऐसा है, ये करंट ऐसा, ये भी I है, ये भी I है, ये हमारा 4 मीटर है, ये हमारा 4 मीटर है। यहाँ से हमने कह दिया साहब ये 3 मीटर की हाइट पे B चाहिए यहाँ,
बोलो निकालो। ये वायर कैसे, समझ आ रहा ना, ये वायर ऐसे बेटा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सो देयर द करंट हियर, द करंट इज कमिंग आउट टू द पेज, हियर द करंट इज इनसाइड द पेज। आ गया समझ में? तो करंट यहां बाहर आ रही है, ऐसे अंदर आ रही है, तो अब की बार ऐसे भी निकालना पड़ेगा, ओ सॉरी ऐसे, तो इसके कारण से बी इधर की तरफ आएगा, इसके कारण से बी इधर की तरफ आएगा, तो ऐसे हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात और कर लेते हैं बेटा, एक लास्ट सवाल करते हैं इसका, फिर बाद में इसको नहीं करेंगे। देखो लास्ट सवाल हमारा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं सवाल को। लास्ट सवाल देखते हैं बेटा, फिर अपन कल इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेटा हमने क्या कहा, हमारे पास एक वायर है, क्या है हमारे पास एक वायर है, और वो वायर कैसा है वो सोच, आपसे कहा गया एक चपटी प्लेट है, चपटी क्या हमारी प्लेट, ऐसे ये प्लेट है बेटा हमारा, कैसा है रे ये प्लेट है, ये इसका डिस्टेंस कितना बोला हमने, ए चौड़ाई की प्लेट है, इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जा रही है। इस पूरे के अंदर, इस पूरे में जो करंट बह रहा है बेटा, वो करंट बह रहा है आई। ऐसा बोला गया, इससे किसी डिस्टेंस एल पर एक पॉइंट है जहां मुझे क्या चाहिए रे, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।